चलिए नमस्कार, कंटिन्यू करते हैं। आर्टिकल 352 अपन कर चुके थे। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल हम लोग कर चुके थे। उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं वो हम पढ़ चुके थे। उसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे वो भी हम देख चुके थे। फंडामेंटल राइट्स कौन से फंडामेंटल राइट्स का निलंबन होगा, किसका नहीं होगा, किस केस में आप जुडिशियल रिव्यू आप कर सकते हो और किस केस में आपको जुडिशियल रिव्यू का अधिकार नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे आर्टिकल 358 और 359 के अंदर। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 356 जो कि राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। ठीक है जी। ये तब लगाया जाता है जब संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है किसी स्टेट के अंदर, किसी राज्य के अंदर। ये लिखा हुआ है संविधान के अंदर। ठीक है। अनुच्छेद 356 में लिखा क्या हुआ है? केंद्र किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है तथा राज्य की कार्यपालिका शक्तियां कीवर्ड को अपने अधीन ले सकता है। कार्यपालिका शक्तियां को अपने अधीन ले सकता है। ठीक है। मतलब वहां की गवर्नमेंट के जो सारे काम है वो खुद ले सकती है। यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है कीवर्ड, तो वह राज्यपाल की रिपोर्ट के साथ या उसके बिना भी ही होता है, इसकी उद्घोषणा कर सकता है। ठीक है। नोट क्या लिखा हुआ है? अन्य संवैधानिक प्रावधान जो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने को संभव बनाते हैं निम्नलिखित हैं। कुछ और भी संवैधानिक प्रावधान जो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संभव बनाते हैं कि अगर ये हुआ है तो राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, राष्ट्रपति उसकी उद्घोषणा कर देंगे। जैसे कि आर्टिकल 355 के अंदर क्या लिखा है? यह केंद्र पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वह प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से संरक्षित करे। बाहर से कोई आक्रमण हुआ है या फिर आंतरिक कोई अशांति हुई है किसी स्टेट के अंदर, उससे संरक्षित करे। ये 355 आर्टिकल कहता है सेंटर को कि आपको हर स्टेट के बाहर से अगर कोई आक्रमण हुआ है स्टेट के अंदर या आंतरिक कोई अशांति हुई है, तब आपको सेफ गार्ड रहना है उस स्टेट के लिए। ठीक है। तथा यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के अनुरूप संचालित हो, संविधान के अनुरूप ही संचालित हो, यह भी सुनिश्चित करे सेंटर। यह राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए संवैधानिक आधार का कार्य करता है। ये 355 जो है वो राष्ट्रपति को शासन को लागू करने के लिए संवैधानिक आधार प्रदान करता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया था 2018 या 21 में आया था शायद, मेंस में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया? ये वो आर्टिकल है जो आधार बनता है राष्ट्रपति शासन लगाने का। किसी स्टेट के अंदर आधार बनता है राष्ट्रपति शासन लगाने का। ठीक है। बाहर से कोई आक्रमण हुआ है या आंतरिक अशांति है या फिर कोई संवैधानिक जो तंत्र है वो विफल हुआ है ना, तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये संवैधानिक आधार बन जाता है उसका। आर्टिकल 365, यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करता है, पालन करने या उन्हें प्रभावी बनाने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। जो भी निर्देश सेंटर देती है स्टेट को, उसके अगर पालना नहीं कर रहा है स्टेट, तो ये राष्ट्रपति मान सकता है कि भाई संवैधानिक जो तंत्र है स्टेट के अंदर वो विफल हो चुका है। ये भी आधार बनता है। तो परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 356 वही स्टेट इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत उद्घोषणा की जा सकती हैं। ये 2 आर्टिकल ऐसे हैं जिनको आधार बनाया जा सकता है। आर्टिकल 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने में उस स्टेट के अंदर, उस पार्टिकुलर स्टेट के अंदर आप राज्य आपातकाल भी कह सकते हैं, इसे स्टेट इमरजेंसी भी कह सकते हैं 356 को। ठीक है। या राष्ट्रपति शासन भी आप कह सकते हैं। ठीक है। ये 2 आर्टिकल भी याद रखिएगा। ये दोनों आधार बनते हैं उसके 356 के। एग्जाम में आ सकता है, मेंस में इस बार 5 नंबर का आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि कोरिलेट हो रहा है सारे के सारे। ये 356, 355, 365 ये तीनों आर्टिकल कोरिलेट हो रहे हैं एक दूसरे से। वो आपसे पूछ सकता है कोई एनालिटिकल क्वेश्चन, सोचते रह जाएंगे फिर एग्जाम में ये क्या पूछ लिया। ठीक है।
मतलब जितना भी हो सकता है ना, एग्जामिनर, हमने कोशिश की कि एग्जामिनर जितना भी, जहाँ से भी, जो भी सोच सोच के, किताबें पढ़ पढ़ के, ऑथेंटिक सोर्सेज पढ़ पढ़ के, जो तो जितना कुछ कर सकता है ना, वो हमने कोशिश की है कि हम इंक्लूड कर दें। जबकि ये प्रीलिम्स है, ये प्रीलिम्स की बुक है, प्रीलिम्स के नोट्स है, मेंस के नहीं है ना। मेंस के जब आप नोट्स देखेंगे तो आप सोचने लग जाएंगे कि ये क्या, ये तो कभी हम लोगों ने चीज़ें देखी ही नहीं थी। पेपर भी तो आप पहली बार देखते हो। जिस पेपर में 800 में से 208 कट ऑफ गई थी, वो भी तो आपने पहली बार ही देखा था। उस टाइम नहीं सोचा आपने कि ये पेपर कहाँ से आ गया। ठीक है, मेहनत करते हैं ना, मेहनत सब कुछ होता है। मेहनत ही नहीं करते हैं किसी को। पहलू वाले छोड़ो। अब 356 के अंदर क्या प्रावधान है, जो हमने 352 में देखे थे राष्ट्रीय आपातकाल में, उसी तरह से हम 356 में भी देखेंगे। ठीक है, तो संसद द्वारा अनुमोदन किस तरह से होगा 356 आर्टिकल लगाने के बाद। ठीक है, संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति शासन लगाया है किसी स्टेट के अंदर अंडर आर्टिकल 356, then the union government has to rectify that proposal of presidential rule in the state in both the house by the simple majority in 2 months. यदि लोकसभा अनुमोदन किए बिना भंग हो जाए, अगर लोकसभा भंग हो जाती है और अनुमोदन नहीं किया गया है, तो उस केस में क्या होगा, उद्घोषणा पुनर्गठित लोकसभा की प्रथम बैठक के 30 दिनों में तक प्रभावी रहेगी। ये सेम की सेम कहानी है हर जगह। अगर लोकसभा भंग हो जाती है, सीधी सी बात यह है कि जब भी नई लोकसभा गठित होगी, उसके बाद 30 दिन तक वो जो लगाया है, वो 352 आर्टिकल लगाया है, चाहे 356 लगाया है, 1 महीने तक रहेगा। शर्त वही सेम। इस दौरान जो वो भंग थी, इस दौरान राज्यसभा ने परमिशन दी हो, राज्यसभा ने उसको अनुमोदन किया हो कंटिन्यू करने के लिए, बीच राज्यसभा द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया गया हो कि ये 356 और 352 कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये हर जगह सेम ही आएगा। ये फिर कितने टाइम के लिए राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं आप, अवधि प्रारंभिक रूप से 6 माह तक लगा सकते हैं आप। ठीक है, अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक 6 माह पर संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। 6 माह मिनिमम, उसके बाद में मैक्सिमम 3 साल तक उसको बढ़ाया जा सकता है। हाँ, कहाँ थे अपन, थोड़ा टेक्निकल एरर आ गया था, हम थे यहाँ पे। हाँ, इसकी अवधि 6 माह तक, मतलब प्रारंभिक जो सबसे पहले जब लगाया जाएगा आर्टिकल 356, तो 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। फिर उसको अधिकतम 3 साल के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन हर 6 माह बाद उसको सदन से, उसको हाउसेस से, पार्लियामेंट से उसको रेक्टिफाई करवाना पड़ेगा, मतलब अनुमोदन उसको कंटिन्यू रखने के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है। 44वां संविधान संशोधन, मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर क्या कहा गया, 1 वर्ष से अधिक विस्तार केवल तभी संभव जब, पहला, 1 साल से अधिक राष्ट्रपति शासन तभी संभव है जब या तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, आर्टिकल 352 लागू हो, तो राष्ट्रपति शासन किसी स्टेट के अंदर लगाया जा सकता है। या तो ये, या फिर निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे, इलेक्शन कमीशन यह सर्टिफाई करे डेट कि कठिनाइयों के कारण चुनाव कराना संभव नहीं है उस स्टेट के अंदर, तो ही राष्ट्रपति शासन 1 साल से ज्यादा कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते आप। या तो आर्टिकल 352 इन प्लेस है, मतलब वो लागू हैं, या फिर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि अभी हम फिलहाल इलेक्शन करवाने के लिए कठिनाइयां हैं, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते उस स्टेट के अंदर, तो राष्ट्रपति शासन 1 साल से ज्यादा कंटिन्यू रख सकते हैं। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में कहा गया था। अब इसका जो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है क्या 356 का, वो देखेंगे अभी अपन। 38वां संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी जी ने किया है, तो ये तो ऐसा ही बोलेंगे नहीं कर सकते। 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, उन्होंने ये कहा कि इसको प्रोटेक्शन मिलेगा जुडिशियल रिव्यू से, नहीं कर सकते जुडिशियल रिव्यू, प्रतिरक्षा। ठीक है, 44 में ये कह दिया जी नहीं कर सकते हैं, ये प्रतिरक्षा समाप्त
की गई, न्यायिक पुनरावलोकन को पुनर्स्थापित कर दिया गया, राष्ट्रपति शासन का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उसके कारणों का, ठीक है। निरस्तीकरण, उसको वापस हटाया कैसे जाएगा, उसको रिवोक कैसे किया जाएगा राष्ट्रपति शासन को, वो अपन अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। उसमें देखेंगे राष्ट्रपति किसी भी समय राष्ट्रपति शासन को निरस्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति तो किसी भी समय कर सकते हैं, चाहे वो आर्टिकल 352 हो या 356 हो। इसके निरस्तीकरण के लिए संसदीय अनुमोदन की भी आवश्यकता नहीं है। संसद में वो प्रस्ताव हटाने का प्रस्ताव, राष्ट्रपति शासन हटाने का प्रस्ताव पास करना पड़ेगा, इसकी भी जरूरत नहीं है। उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करने में परमिशन किस चीज़ की, कुछ प्रतिबंध लगा रहे हैं तो परमिशन चाहिएगी, ठीक है। ऐतिहासिक तथ्य कब कब कहाँ कहाँ लगे हैं, थोड़ी सी हो सकता है एग्जाम में पूछ ले आपसे। सबसे पहले पंजाब में हुआ था, 1951 में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, उससे पहले ही। सबसे लंबी निरंतर अवधि का राष्ट्रपति शासन जम्मू एंड कश्मीर में रहा है। ये 5 साल 8 महीने तक कम से कम तक रहा ये जम्मू कश्मीर में सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन, ठीक है। अभी जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तब छत्तीसगढ़ और झारखंड में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ और झारखंड ये ट्राइबल स्टेट्स है, यहाँ पे अभी तक राष्ट्रपति शासन एक बार भी लागू नहीं हुआ है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक बार लागू हुआ है, 11 बार हुआ है मणिपुर में। मणिपुर में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगा है क्योंकि वहाँ पे मतलब इंटरनल जो डिस्टर्बेंस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। राष्ट्रपति शासन जब लगाते हैं तो उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, ये आर्टिकल 355 और 356 और 357 में दे रखा है। क्या क्या है, कार्यपालिका की शक्तियों का अधिग्रहण, स्टेट की कार्यपालिका जो शक्तियां है उसका अधिग्रहण कर देती है सेंटर, क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्यों को अपने अधीन ले सकता है। ले सकता है क्या, लेता है। ये तो राष्ट्रपति शासन होता है कि राष्ट्रपति वहाँ पे सारे काम, कार्यपालिका के जो सारे काम है उस सरकार के बजाय उस स्टेट की जो सरकार है वो नहीं करेगी और राष्ट्रपति करेंगे। और राष्ट्रपति काम कैसे करते हैं, पूछ के करते हैं, ठीक है। किससे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, सेंटर की मंत्रिमंडल से। अब वह राज्य में राज्यपाल अथवा किसी अन्य कार्यपालिका प्राधिकारी में निहित सभी शक्तियों को अपने अधीन ग्रहण कर सकता है। राज्यपाल की शक्तियां भी वो अपने अधीन ले लेते हैं। विधायी शक्तियां, लॉ बनाने की शक्तियां के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब आर्टिकल 356 लगा दिया गया है तब राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि राज्य विधानमंडल मतलब विधानसभा की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। संसद कानून बनाएगी, ठीक है। स्टेट के अंदर राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य के विधेयक तथा बजट संसद द्वारा पारित किए जाते हैं। राष्ट्रपति शासन लगा है तो राज्य में अगर बजट पारित करना है, कोई बिल बनाना है, वो संसद करेगी। ऊपर वाली लाइन में भी यही लिखा है, नीचे वाली लाइन में भी यही लिखा है, ठीक है। यदि संसद सत्र में ना हो, पार्लियामेंट ही सत्र में ना हो, सेशन में ना हो, तो विधायी शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, संवैधानिक प्रावधानों का निलंबन। कौन से संवैधानिक जो प्रावधान वो निलंबित होंगे इस केस में। राष्ट्रपति राज्य में किसी प्राधिकारी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संचालन को निलंबित कर सकते हैं। अगर किसी का कोई काम है, कोई काम कर रहा है, ये किसी भी मतलब ऑफिसर, राज्य के किसी भी मतलब ऑफिसर का या फिर मतलब कार्यपालिका का जो काम है, जो संविधान है उसका काम है, वो उससे ले लिया जा सकता है, उसका निरस्तीकरण किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा स्टेट के अंदर, ठीक है। तथापि, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाईकोर्ट की शक्तियाँ नहीं छीन सकते। तथापि राज्य के उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति, शक्तियाँ और कार्य अप्रभावित रहेगी। जुडिशरी को आप छेड़ नहीं सकते। राज्य का हाईकोर्ट को की शक्तियाँ आप नहीं ले सकते। हाईकोर्ट अपना काम करता रहेगा। 224 फिर यूज कैसे करेगा, 226 क्या है, रीट जारी कर सकता है हाईकोर्ट भी। देखा था अपन ने, पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स में, सबसे लास्ट में पढ़ा था अपन ने, बराबर। तो हाईकोर्ट की शक्तियों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाईकोर्ट के जो भी संवैधानिक प्रावधान है, जो उसकी शक्तियां है, उस पर उसको निरस्तीकरण नहीं कर सकता राष्ट्रपति भी, ठीक है। चाहे वो आर्टिकल 350 हो, 52 हो, चाहे 356 हो, ठीक है जी। नेक्स्ट, मंत्री परिषद का पदच्युत होना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको हटाना।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को पदच्युत किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है, बस सरकार को गिराया जा सकता है। राज्य की कार्यपालिका राष्ट्रपति के नाम पर कार्य करती है। फिर से वही चीज है, मतलब सरकार कुछ काम नहीं करेगी। मंत्रिपरिषद का मतलब क्या? सरकार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सरकार, उसके सारे काम राष्ट्रपति ले लेगा, वो कोई काम नहीं करेगी, उसको वो हटा सकते हैं, मतलब सरकार को गिरा सकते हैं राष्ट्रपति शासन के अंदर, लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। राज्य का प्रशासन फिर कैसे चलेगा? ठीक है, तो राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति की ओर से राज्यपाल द्वारा संचालित किया जाता है। स्टेट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसी स्टेट के अंदर जिसमें राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है अंडर आर्टिकल 356, वहां पे राज्यपाल काम देखेगा सारा राष्ट्रपति के मतलब रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। ठीक है, राज्यपाल की सहायता मुख्य सचिव करेंगे, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट करेंगे, चीफ सेक्रेटरी अथवा अन्य सिविल सेवक करते हैं। ठीक है, राज्यपाल तो राजभवन में बैठता है, इतना सब कुछ देख नहीं सकते, तो उसके लिए ऑन ग्राउंड जो काम होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा होगा, लेकिन राष्ट्रपति बोलेंगे राज्यपाल को, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेटिव है उस स्टेट के अंदर, और राज्यपाल फिर बोलेंगे चीफ सेक्रेटरी या फिर और जो अन्य सेक्रेटरी या फिर सिविल सर्वेंट है उनके द्वारा वो काम लिया जाएगा ऑन द ग्राउंड। ठीक है, विधियों की निरंतरता, कानून कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, उससे संबंधित क्या प्रभाव पड़ेगा जब आर्टिकल 356 लगा है। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद या राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कानून राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद भी प्रभावी बने रहते हैं। जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, और उस दौरान संसद ने अगर कोई कानून पारित किया उस स्टेट के लिए या फिर राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी किया उस स्टेट के लिए, तो वो प्रभावी रहेगा राष्ट्रपति शासन के हटने के बाद भी। याद रखिएगा ये। ठीक है, जब तक कि उन्हें किसी सक्षम विधानमंडल द्वारा परिवर्तित या निरस्त या संशोधित ना कर दिया जाए, वो तब तक जारी रहेगा, वो राष्ट्रपति का कोई अध्यादेश या संसद का कोई कानून उस राज्य पे तब तक एक्टिव रहेगा, तब तक वो अमल में रहेगा, जब तक कि उस स्टेट की विधानमंडल जो है वो उसको हटाए ना, अपनी विधानसभा में उसको निरस्त ना कर दे या उसको परिवर्तन ना कर दे या फिर संशोधित ना कर दे, तब तक वो रहेगा, एक्टिव रहेगा राष्ट्रपति शासन हटने के बाद भी। ठीक है, तो तो जो राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया है 356 के दौरान, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक्ट बनाया है स्टेट एक्ट, मतलब स्टेट के लिए, वो तब तक जारी रहेंगे जब तक विधानसभा खुद उसको हटाए ना। और विधानसभा कब हटाएगी? राष्ट्रपति शासन हटने के बाद ही हटा पाएगी, जब वो चालू होगी, वापस से फिर से स्टार्ट होगी या फिर इलेक्ट होगी, बराबर? नई विधानसभा तब तक। विधानसभा से संबंधित कार्रवाई, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति राज्य की विधानसभा को निलंबित या भंग कर सकता है। यही तो सबसे बड़ी समस्या हो रही है। विधानसभा को भी भंग कर सकते हैं, उसको सस्पेंड कर सकते हैं, उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, दोनों काम कर सकती है राष्ट्रपति, दोनों काम कर सकते हैं राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत। नेक्स्ट, ये आपकी राष्ट्रपति शासन के अंदर ये केस क्या बोलते हैं उसको, गीता बाइबिल कुरान है, SR बोम्मई। प्रेसिडेंट रूल के अंदर ये केस को मेंशन करना है आपको, किस भी तरह का क्वेश्चन आया, चाहे 5 नंबर का चाहे 10 नंबर का, राष्ट्रपति शासन लिखा है, ये यूज करना ही पड़ेगा आपको, इनडायरेक्टली यूज करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि इससे वैलिडिटी मिलेगी आपके आंसर को। ये 1994 में ये केस होता है, SR बोम्मई केस। उसमें राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग के विरुद्ध कुछ सुरक्षा उपाय दिए थे कोर्ट ने कि आप राष्ट्रपति शासन जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप लगा दो, ऐसा नहीं चलेगा। हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है राष्ट्रपति शासन लगाने के टाइम। ठीक है, उसके बाद भी, उससे पहले भी सारी चीज़ें। पहली चीज़ ये कह दिया न्यायिक पुनरावलोकन। सबसे पहले तो कोर्ट ने कहा न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई उद्घोषणा न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। ये तो संविधान संशोधन 44 के अंदर भी जोड़ दिया गया था, बराबर। लेकिन कोर्ट ने भी ऐसा कह दिया SR बोम्मई केस में कि न्यायिक पुनरावलोकन होगा राष्ट्रपति शासन के कारणों का, क्यों लगाया गया वो। ठीक है, राष्ट्रपति की संतुष्टि,
न्यायालय यह परीक्षण कर सकता है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि प्रासंगिक सामग्री पर आधारित हो। राष्ट्रपति ने जो राष्ट्रपति शासन लगाया है ना, वो किसी रिलीवेंट फैक्ट्स पे हो, ठीक है, ये जांच सकता है कोर्ट या नहीं, किंतु वह उस सामग्री की शुद्धता अथवा पर्याप्तता पर प्रश्न नहीं उठा सकता। न्यायालय यह परीक्षण कर सकता है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि प्रासंगिक सामग्री पर आधारित है या नहीं। सिर्फ ये जांच कर सकता है कि जो मतलब राष्ट्रपति ने जो निर्णय लिया है क्या वो रिलीवेंट फैक्ट के बेस पे लिया है कि नहीं लिया है, यही जांच करेगी न्यायालय। ये नहीं कि वो जो फैक्ट्स है उसकी प्योरिटी कितनी है, क्या वो सही है या गलत है, अथवा अपर्याप्त है या पर्याप्त है, इसकी भी जांच नहीं करेंगे न्यायालय। सिर्फ ये जांच करेंगे कि राष्ट्रपति ने जो राष्ट्रपति शासन लगाया है किसी स्टेट के अंदर, वो रिलीवेंट फैक्ट्स के आधार पर लगाया कि नहीं लगाया है, कहीं पॉलिटिकली मतलब इन्फ्लुएंस तो नहीं है, राजनीतिक प्रेरित तो नहीं है, राजनीति से मतलब प्रेरित तो नहीं है वो राष्ट्रपति शासन जो किसी स्टेट में लगाया है राष्ट्रपति ने। ये चेक करेंगे बस, वो सारे के सारे फैक्ट चेक नहीं करेंगे वो, ठीक है। ये कह दिया था एसआर बोमई केस में कोर्ट ने। केंद्र द्वारा औचित्य सिद्ध करना, संघ सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू करने का औचित्य सिद्ध करना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को यह सिद्ध करना होगा कि राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया है, क्या औचित्य है उसका। यदि उद्घोषणा को असंवैधानिक घोषित किया जाता है तो न्यायालय मतलब पदच्युत राज्य सरकार को पुनः स्थापित कर सकता है तथा राज्य की विधानमंडल को पुनर्जीवित कर सकता है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रपति शासन लगाया वो असंवैधानिक ढंग से लगाया, संविधान को फॉलो नहीं किया गया है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, अगर उन्होंने केंद्र सरकार ने उस स्टेट के अंदर विधानसभा को भंग कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, तो वापस पुनर्जीवित कर सकता है कोर्ट वही विधानसभा उसी नंबर्स के साथ उस स्टेट के अंदर वापस एक्टिव कर सकते हैं, वापस वो विधानसभा वापस वो हो सकती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको भंग कर दिया है राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन के दौरान। अगर लगता है कोर्ट को कि असंवैधानिक ढंग से राष्ट्रपति शासन लगाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ये राजनीति प्रेरित है, तो न्यायालय जो है वो विधानसभा को जो भंग की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने राष्ट्रपति शासन लगाने के टाइम, उसको पुनर्जीवित कर सकता है। इतना भी कहा है कोर्ट ने एसआर बोमई केस 1994 के अंदर। ये आप मेंशन कर सकते हो एग्जाम में, मेंस के अंदर। विधानसभा का विघटन, राज्य की विधानसभा को केवल उद्घोषणा के संसदीय अनुमोदन के पश्चात ही भंग किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मतलब विधानसभा को डायरेक्ट भंग नहीं करना है, उसको भंग करने से पहले संसद के द्वारा रेक्टिफाई करवाना है, साधारण बहुमत से वो प्रस्ताव पारित करना है कि भाई हम इस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं और लगाने के बाद हम इस स्टेट की जो राज्य सरकार है उसको या फिर बाकी जो विधानसभा है उसको भंग करेंगे हम। इसका अनुमोदन संसद से लेना होगा, ये कोर्ट ने कहा है एसआर बोमई केस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है जी। तब तक उसे केवल निलंबित अवस्था में रखा जा सकता है, सिर्फ सस्पेंड कर सकते हैं उस विधानसभा को तब तक जब तक कि अनुमोदन नहीं हो जाता उसको भंग करने का संसद के अंदर, ठीक है। याद रखिएगा, सिंपल चीजें, कोई ऐसी स्पेशल चीजें है ही नहीं। विधानसभा का विघटन ऐसा है कि अगर केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया आर्टिकल 356 के अंदर और विधानसभा को भंग करना है उसको, तो संसद से अनुमोदन लेना जरूरी है, उसके बाद ही कर सकती हैं, पहली चीज। और तब तक जब तक भंग नहीं हो रहा है और संसद में मतलब अनुमोदन की प्रक्रिया विचाराधीन है, तब तक उसको सस्पेंड कर सकती है, भंग नहीं कर सकती, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट विधानसभा को निलंबित कर सकती है। फ्लोर टेस्ट का सिद्धांत, ठीक है। यह प्रश्न कि मंत्रिपरिषद ने बहुमत का समर्थन खो दिया है या नहीं, सरकार ने बहुमत का समर्थन खो दिया है या नहीं, नंबर उसके पास है या नहीं है, ये अगर ये प्रश्न उठता है तो क्या इसका निर्णय राज्यपाल के व्यक्तिपरक आकलन से नहीं होगा, मतलब उसके खुद के सोचने से नहीं होगा,
ये विवेकाधीन शक्ति के अंदर नहीं आता है, बल्कि सदन के पटल पर किया जाना चाहिए। इसी के अंदर ही PIL दाखिल हुई है टीवी के केस में तमिलनाडु में। 2 बार गए राज्यपाल के पास थालापति, उन्होंने उनको वापस भेज दिया। उस टाइम जब वो गए राजभवन में राज्यपाल से मिलने और दावा करने के लिए सरकार का, उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, तो राज्यपाल ने कहा कि पूर्ण बहुमत लाइए, जबकि ये फ्लोर पे होना चाहिए। बहुमत का परीक्षण जो है वो फ्लोर पे होता है, राजभवन में नहीं होता है। इसी स्टेटमेंट, ये हाईकोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है SR बोमाई केस के अंदर। इस स्टेटमेंट को ही कोट करके PIL लगाई गई है तमिलनाडु के राज्यपाल के खिलाफ। ठीक है जी। तो ऐसा है कि किसी रूलिंग गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास नंबर्स नहीं है, बहुमत नहीं है, खो दिया है, उसके मंत्रिपरिषद ने, सरकार ने उसका बहुमत खो दिया है अगर, तो ये राज्यपाल खुद से सोच के या फिर मतलब विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करके सरकार गिरा देगी, ऐसा नहीं है। उसको बहुमत उसके पटल पर साबित करने का मौका देना होगा उस सरकार को, उस मंत्रिपरिषद को जिसके बारे में राज्यपाल को लगता है कि इन्होंने बहुमत खो दिया है। ठीक है। धर्मनिरपेक्षता विरोधी नीतियां राष्ट्रपति शासन के दौरान सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट कुछ जो पॉलिसीज है, कुछ नीतियां हैं, वो अगर बन रही है तो उस केस में क्या, ये पूछा गया एक बार UPSC में, इसलिए मैंने ऐड किया है यहाँ पर। यदि कोई राज्य सरकार धर्मनिरपेक्षता विरोधी नीतियों का अनुसरण करती है तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। अगर कोई सरकार, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का भाग है, अगर कोई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट कोई नीति बनाती है, धर्मनिरपेक्षता के अगेंस्ट कोई नीति बनाती है, तो राष्ट्रपति 356 का यूज कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है वहां पे। क्यों? क्योंकि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का पार्ट है। ठीक है। सेक्युलरिज्म इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। अनुच्छेद 360 थर्ड इमरजेंसी हम लोग पढ़ेंगे, वित्तीय आपातकाल, जो आज तक लागू नहीं हुआ है। आपातकाल लागू नहीं होता है, हम लोग ये उम्मीद कर देते हैं हमारी जनता से कि आप ये कीजिए, सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल कम खर्च कीजिए, हम ये कह देते हैं, आपातकाल नहीं लगाते हम लोग। अच्छा नहीं होता आपातकाल लगाना। घोषणा के आधार क्या है इसमें? अनुच्छेद 360 के अंदर क्या आधार है? यदि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता अथवा साख क्रेडिट इमेज उसकी संकटग्रस्त हो तो वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। पहला वित्तीय अस्थिरता, दूसरा साख संकटग्रस्त हो तो संसदीय अनुमोदन, जो किस तरह से जरूरत पड़ेगी संसद के रेक्टिफाई करने की इस इमरजेंसी को लगाने के लिए। दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर अनुमोदन करना है। यदि लोकसभा भंग हो तो कहानी वापस वो ये 30 दिनों के अंदर, नई पुनर्गठित लोकसभा के बाद में 30 दिनों तक वो कंटिन्यू रहेगी। शर्त यह है कि राज्यसभा द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया गया हो बीच में, जब वो लोकसभा भंग थी तब। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉरी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा सब कुछ। मतलब बहुत ही आसान भाषा में ये तीनों इमरजेंसी मैंने यहाँ पे सॉरी कंटेंट जो है इसका बहुत ही आसान भाषा में और टेबल के फॉर्म में मैंने दे दिया, और सारे डायमेंशंस मैंने कवर कर दिए। इसके अलावा कोई डायमेंशन नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाएगा प्रीलिम्स के अंदर। बहुत ही आसान भाषा में मैंने दे दिया आपको, एकदम समझने लायक, और मैंने समझाया भी एक लाइन को है। तो सब कुछ आपको, अगर आपने ध्यान से सुना है मुझे, तो आपको सब कुछ समझ में आ ही जाएगा इजीली। बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया, समझ में आ जाएगा आपको। अब इसकी अवधि ये कितने टाइम तक लगाया जा सकता है? एक बार अनुमोदित होने के पश्चात ये अनिश्चित काल तक जारी रहता है। एक बार संसद ने अगर इसको अनुमोदित कर दिया है तो ये अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है, और तब तक प्रभावी रहता है जब तक राष्ट्रपति द्वारा इसे निरस्त ना कर दिया जाए। ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन
फाइनेंशियल इमरजेंसी का 38 के संविधान में संशोधन में तो मना कर दिया गया था, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है। और 44वें में इसको पुनर्जीवित कर दिया। हर जगह यही कहानी है, निरस्तीकरण राष्ट्रपति के द्वारा होगा, ठीक है, और संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। प्रवर्तन मतलब इम्प्लीमेंटेशन कितनी बार हुआ है? अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल कभी घोषित नहीं किया गया है। वित्तीय आपातकाल के प्रवर्तन के प्रभाव जो हमने उसके भी पढ़े थे, राष्ट्रीय आपातकाल के भी, प्रेसिडेंट रूल के भी पढ़े अपन ने। अब पढ़ रहे हैं अपन वित्तीय आपातकाल जब लगता है तब क्या होता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है। इसमें बहुत ही कम दे रखे। केंद्र राज्यों को वित्तीय अनुशासन फाइनेंशियल डिसिप्लिन के निर्दिष्ट मानकों का पालन करने के लिए निर्देश दे सकता है। एक तो ये हो सकता है। राष्ट्रपति संघ तथा राज्यों के सभी कर्मचारी, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी सम्मिलित है, के वेतन और भत्तों में कटौती का आदेश जारी कर सकते हैं। सबकी सैलरी कम कर सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। इसमें ये भी शामिल है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी। राष्ट्रपति यह निर्देश भी दे सकते हैं कि राज्य के धन विधेयक तथा अन्य वित्तीय विधेयकों को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के पश्चात उसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाए। वित्तीय आपातकाल में अगर कोई स्टेट धन विधेयक या बजट जो भी है अगर वो पारित करते हैं तो उसके लिए राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास अपने विचारणार्थ रख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो ये तीन प्रभाव पड़ते हैं जब वित्तीय आपातकाल लगता है तब उसके प्रभाव ये पड़ते हैं तीन, ठीक है जी। आसान भाषा में मैंने समझा दिया, मुझे लगता है आपको बहुत इजी वे में ये आपका समझ में भी आ चुका होगा। अब हम पढ़ेंगे ग्रामीण स्थानीय शासन। ठीक है, लोकल जो है अपनी सेल्फ गवर्नमेंट जो है, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो मतलब पीआरआई है। पीआरआई पढ़ेंगे अपन, मतलब पंचायत राज मतलब इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे पहले, फिर क्या क्या एक्ट बना है अगर तो वो क्या है, फिर प्रावधान क्या उसके, वो थोड़ा सा अपन वो पढ़ेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर हिस्ट्री से रिलेटेड आता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, उससे। या फिर ये जो एक्ट बना है, बराबर, वो जो एक्ट बना है उस एक्ट के अंदर वो किसी सेक्शन की बात करेंगे, बराबर, कि किस सेक्शन के अंदर क्या मेंशन है, वो बात वो कर सकते हैं। या फिर हिस्ट्री की बात कर सकते हैं कि कब ये सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, ऐसा कुछ जो अपन यहाँ पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे यहाँ पे अभी, और ये इसमें सारे फैक्ट्स इंक्लूड किए गए, इतने फैक्ट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। अब अपन स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। सॉरी, भारत में ग्रामीण स्थानीय शासन संविधान अपने सब कुछ पढ़ा है। अनुसूची 11 के अंदर ये अपन ने मेंशन किया था पहले भी, ठीक है। भाग 9 के अंतर्गत शासन की तृतीय स्तर की व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है पीआरआईज, ठीक है, जिसे 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के ये भाग 9 में है, ठीक है, लेकिन शेड्यूल 11 है, जिसे 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संस्थागत रूप प्रदान किया गया, मतलब संवैधानिक रूप इसको प्रदान किया गया। ग्रामीण स्थानीय शासन, पंचायत वगैरह, ठीक है, पीआरआईज, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, कीवर्ड्स याद रखिएगा, यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को, ये मैंने एनसीईआरटी से लिए सारे कीवर्ड्स, यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को क्रियान्वित करता है। दूसरा कीवर्ड सहभागी शासन, कोऑपरेटिव, सहभागी शासन को प्रोत्साहित करता है। राजकोषीय संघवाद, फिस्कल फेडरलिज्म को सुदृढ़ करता है तथा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पीआरआई के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को आगे बढ़ाता है। इसके अंदर सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं, ये आप मेंस में इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, तो इससे बेटर इंट्रोडक्शन हो ही नहीं सकता मेंस का, ठीक है। सारे कीवर्ड्स आ गए इसके अंदर, जो काम जिसलिए उसको मतलब 73वां जो संविधान संशोधन जो लाया गया था, जिसके द्वारा पीआरआई की स्थापना हुई कि भाई मतलब पंचायत की स्थापना होगी, पंचायत की क्या क्या काम होंगे,
क्या क्या उसके पावर्स होंगे, कार्य है, शक्तियाँ है, वो सारी की सारी जो कहानी है, जो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था भाग 9 के अंदर 243 ए से लेके वो 243 ए से लेके ओ तक है, ठीक है, एम तक है, शायद एम या ओ तक है, अभी आगे आ जाएगा। 243 आर्टिकल ए, 243 ए से 243 ओ तक, ठीक है, या एम या ओ तक जो भी है, अभी आगे आ जाएगा। तो ये 9 भाग संविधान के 9वें भाग में डाला गया था, 73वां संविधान संशोधन, और अनुसूची भी जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची, ठीक है, याद रखिएगा। तो ग्रामीण भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इसकी ऐतिहासिक जो विकास है उसका मतलब हिस्टोरिकल जो उसका इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ। ग्रामीण भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब जो लोकतंत्र है वो सिर्फ सेंटर या स्टेट के हाथ में नहीं है, ग्रामीण तक जाएगा लोकतंत्र। उनके भी अपने कुछ अधिकार होंगे, कुछ शक्तियां होंगी, कुछ कार्य करने के अधिकार होंगे उनके। कुल मिला के ये बात ये है, कुछ शक्तियां मतलब जमीनी स्तर पे पंचायत को दे दी गई थी इस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, ठीक है। तो उसकी हिस्ट्री क्या रही है इंडिया में वो अपन देखते हैं। सबसे पहले लॉर्ड रिपन 1882 में इन्होंने क्या किया था, हम पढ़ेंगे तो ब्रिटिश काल के अंदर पढ़ेंगे सबसे पहले कि ब्रिटिश काल के अंदर क्या हुआ था, इससे रिलेटेड चीजें क्या हुई थी, और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। लॉर्ड रिपन 1882 में क्या, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में माने जाता है। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर कहलाए जाते हैं लॉर्ड रिपन इंडिया में। इन्होंने सबसे पहले इसकी बात की थी। तो निर्वाचित स्थानीय निकायों तथा गैर सरकारी मतलब बहुमत पर बल दिया था इन्होंने। स्थानीय निकाय जो मतलब इलेक्टेड है वो, और गैर सरकारी जो ऑलरेडी सरकार के अंदर है उनसे अलग जो स्थानीय जो मतलब इलेक्टेड है, जैसे कि वार्ड पंच, सरपंच वगैरह, उनके ऊपर उन्होंने बल दिया था कि वो वहाँ का शासन करे, वो वहाँ के कामों को देखे, ठीक है। तो सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने इसकी बात की थी। उसके बाद में भारत सरकार अधिनियम 1990 के अंदर भी कुछ चेंजेज हुए थे, ठीक है। वो क्या चेंज हुए थे, द्वैध शासन में डायरकी लगाई थी उन्होंने 1990 में भारत सरकार अधिनियम के अंदर की प्रणाली के अंदर स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रांतीय क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित कर दिया गया था। पहले सब कुछ जो गवर्नर जनरल था उसके हाथ में था, लेकिन 1990 का जो एक्ट आया, जो सुधार आया, संवैधानिक सुधार जो इंडिया में आया 1990 में, ठीक है, उसमें जो स्थानीय स्वशासन की जो बात थी, जो सब्जेक्ट था वो स्टेट्स को दे दिया था कि आप इसका काम देखिए। ये 1919 में कहा गया था। अब राजस्थान की बात करेंगे तो बीकानेर रियासत में सबसे पहले ये हुआ था 1928 में। राजस्थान में ग्रामीण पंचायत अधिनियम लागू करने वाली पहली रियासत राजस्थान में सबसे पहले ग्राम पंचायत अधिनियम अगर एक्ट लागू किया, ग्राम पंचायत एक्ट, तो वो बीकानेर रियासत थी जिसने 1928 में लागू किया था। इसके पश्चात जयपुर ने 38 में, सिरोही ने 43 में, भरतपुर ने 1944 में और करौली ने 1949 में। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर शायद पूछा भी था 2024 के अंदर। तो ये इसकी जो क्रोनोलॉजी है वो याद रखिएगा। सबसे पहले बीकानेर, जयपुर, सिरोही, भरतपुर, करौली, ठीक है, और ईयर भी याद रखने हैं। ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल जाती है आजकल आरपीएससी इस मामलों में, कम से कम। अब स्वतंत्रता के बाद की कहानी क्या है, इसमें क्या डेवलप हुआ, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी। संवैधानिक आधार पहले ही डीपीएस में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि ग्राम पंचायत की स्थापना करनी है ना। अनुच्छेद 40 में ये कहा गया है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर है, के अंतर्गत राज्यों को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया था कि आपको ग्राम पंचायत का गठन करना है, ठीक है। सॉरी। स्थानीय शासन को संविधान की राज्य सूची 7वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। सेल्फ गवर्नमेंट को राज्य की संविधान की जो राज्य सूची है, ये सारी में सूचियां कहाँ दे रखी है, 7 शेड्यूल में दे रखी है। राज्य सूची, संघ सूची और
समवर्ती सूची है ना, कॉन्करेंट लिस्ट, ये सारी 7 शेड्यूल में दे रखी है। तो 7 शेड्यूल की राज्य सूची के अंदर स्थानीय स्वशासन का सब्जेक्ट दे रखा है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी भी आ सकता है। सेल्फ गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट है वो राज्य सूची का सब्जेक्ट है। राज्य उसके ऊपर कानून बना सकते हैं, सेंटर भी बना सकता है, मतलब कुछ असामान्य वाली परिस्थिति में आपने देखा ही था, है ना, 249 के अंदर भी। फिर उसके बाद में 1949 के अंदर क्या हुआ, राजस्थान में पंचायती राज विभाग की स्थापना हुई। सबसे पहले 1949 में पंचायती राज डिपार्टमेंट की स्थापना हो चुकी थी 1949 में राजस्थान में। सामुदायिक विकास पहल, एक पहल की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उस टाइम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा का उद्देश्य, ये दो पहलें की गई थी, दो पहल लागू की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एक पहल ये थी, एक पहल ये थी 52-53 में। का उद्देश्य जो था वो ग्रामीण रूपांतरण था, ठीक है, किंतु अत्यधिक नौकरशाही, सीमित जन सहभागिता के कारण यह प्रभावी नहीं हो सका। ये दोनों पहले फेल हो गई थी क्योंकि लोगों का मतलब पार्टिसिपेशन नहीं था उसमें, और ब्यूरोक्रेसी थोड़ी ज़्यादा ही एक्टिव हो गए थे इसमें। एक्टिव का मतलब इनएक्टिव, एक तरह से वो उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, ठीक है। नौकरशाही हावी हो गई थी इसके ऊपर, लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही थी, ऑफिसर्स थे मतलब उनकी बातें सुनी जा रही थी। 1953 के अंदर और क्या हुआ, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1953 अधिनियमित किया गया। ये विभाग बना था 49 में, और 53 में एक्ट बना दिया राजस्थान ने, ठीक है। हम इसमें राजस्थान को भी साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर बलवंत राय मेहता समिति आई 1957 में। अलग से नहीं पढ़ रहे हैं सारी समिति, हम इसको हिस्ट्री के दौरान ही पढ़ेंगे ताकि आपको याद रहेगा पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। अदरवाइज ये हिस्ट्री का और लिखूँ मैं यहाँ तक कि जो अभी तक पढ़ी है, और फिर ये एक हेडिंग दे दूँ कि विभिन्न समितियाँ, और फिर मैं इस सारी समितियाँ लिखूँ तो वो और एक अलग हेडिंग हो जाए। ऐसा नहीं करना है काम, हमें क्रोनोलॉजी वे में ही चलना है ताकि आपको सारी चीज़ें याद रखने में भी आसान होगा। तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो समिति थी वो 1957 में उसका गठन किया गया। इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की अनुशंसा की। सबसे पहले इन्होंने बताया था त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली, 3rd टायर पंचायती राज सिस्टम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। ये इन्होंने बताया था सबसे पहले बलवंत राय मेहता ने। इनकी अनुशंसा के आधार पर 2 अक्टूबर 1959, याद रखिएगा, को नागौर राजस्थान के बगदरी ग्राम में पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत की गई। सबसे पहले राजस्थान में हुई शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को। इनकी रिकमेंडेशन पे राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव के अंदर, इसके पश्चात आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु ने इसे अपनाया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ तक हो गई बात। अब सीधे अपन आते हैं 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। राजीव गांधी जी का सपना, लेकिन पूरा कब हुआ, नरसिंह राव गवर्नमेंट के अंदर। नरसिंह राव सरकार द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। 1992 के अंदर ये संविधान में संशोधन हुआ और पीआरआईज को, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, उनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। 20 ये डेट, इस एक्ट, इसके जो संविधान जो संशोधन जो हुआ उसकी कुछ डेट्स है स्पेशल, वो क्या है, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली इस एक्ट को। एक्ट बन गया ये 20 अप्रैल 1993 को। उसके बाद में ये प्रभावी कब हुआ, 24 अप्रैल 1993, 4 दिन बाद ये प्रभावी हुआ। इसे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के बाद के
तौर पर मनाया जाता है, इसलिए क्योंकि ये एक्ट 20 अप्रैल को लागू मतलब 20 अप्रैल को ये एक्ट बन चुका था, मतलब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल चुकी थी, लेकिन 24 अप्रैल को ये प्रभावी हुआ। राजस्थान में इसका क्रियान्वयन जो है वो 23 अप्रैल 1994 को, एक साल बाद, एक साल एक दिन बाद, ये 24 अप्रैल 1993 है, ये 23 अप्रैल 1994 को किया गया। राजस्थान में एक साल में एक दिन कम हुआ, तब उसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका संविधान संशोधन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 का इम्प्लीमेंटेशन राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को हुआ। ठीक है, नेक्स्ट 1994, 5, 6 में क्या हुआ वो हम देखेंगे अभी। राजस्थान सरकार ने सॉरी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान सरकार ने जब उसको इम्प्लीमेंट जब करना था उस संविधान संशोधन को, तो कोई कानून बनाना पड़ेगा, कानून के द्वारा ही इम्प्लीमेंट करेंगे, तो कानून बनाया 1994 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम। ठीक है, ये यही चल रहा है अभी भी, अधिनियमित किया। बाद में इसमें 4 संशोधन किए गए, ये याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, कितने संशोधन किए गए। पंचायती राज एक्ट, राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? 4 बार हुआ है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट छप भी सकता है, मैं होता तो छापता। अगर ये, मैं उम्मीद करता कि कोई क्वेश्चन ये कोई बहुत कम लोग कर पाए, अगर ये क्वेश्चन, अगर मैं ये सोचता तो मैं ये क्वेश्चन देता। ठीक है, 2014 में हुआ सबसे पहले अमेंडमेंट, फिर 18, 19 और 21, 4 बार अमेंडमेंट हुआ इसमें। पंचायती राज के चुनाव 1995 में आयोजित किए गए पहली बार इस एक्ट के अंदर। ठीक है, पंचायती राज नियम जो है वो एक्ट बना था, नियम 1996 में बनाए गए थे। ये नियम जो है ये 30 दिसंबर 1996 से प्रभावी हुए हैं। ये डेट्स याद रखना, पूछी जाती है, हमें ये राजस्थान की बात कर रहे हैं। 1994, 1995, 1996 के अंदर क्या हुआ? 1994 में एक्ट बनाया गया, राजस्थान पंचायती राज एक्ट, जिसके अंदर 4 बार अमेंडमेंट हुआ, 2014, 18, 19 और 21 के अंदर। ठीक है, अब चुनाव पहली बार इस एक्ट के अंदर हुए, मतलब पंचायत राज के चुनाव वो 1995 में हुए। उसके बाद में 1996 में रूल्स भी बनाए, नियम बनाए गए, पंचायती राज के नियम बनाए गए, जो 30 दिसंबर 1996, 31 से जस्ट एक दिन पहले 1996 को ये रूल्स मतलब प्रभावी हुए। ये डेट आ सकती है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट, अलग से समितियां भी यहाँ लिख ली आपके लिए। बलवंत राय मेहता, थोड़ा डिटेल में यहाँ अपने लिखा है। 1957 के अंदर ये जो समिति है वो बनी थी। उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो अपने पढ़ा था पहले 1952 तथा राष्ट्रीय विकास सेवा 1953 का परीक्षण किया इस समिति ने। ठीक है, वो जो लागू किए थे ना, वो फेल क्यों हुई, उसका परीक्षण करने के लिए इसको बनाया गया था। तो इन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय प्रणाली का रिकमेंडेशन किया कि ग्राम पंचायत होनी चाहिए सबसे नीचे लेवल पे, फिर उसके ऊपर ब्लॉक लेवल पे होनी चाहिए आपकी पंचायत समिति, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके होनी चाहिए जिला परिषद। ये सबसे पहले बलवंत राय मेहता ने कह दिया था, ये नहीं था आपके पास, इसलिए ये कार्यक्रम फेल हो गए थे। ठीक है, ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, ये उन्होंने कहा था बलवंत राय मेहता ने, कि लोग वोट करेंगे, डायरेक्ट लोग वोट करेंगे पंचायत में। ठीक है, उच्च स्तर पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए, वहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, जिला परिषद वाली एक परामर्शात्मक और समन्वयकारी निकाय, अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। जो जिला परिषद होगी वो एक एडवाइजरी और मतलब कोऑपरेटिव बॉडी होगी जिला परिषद, जिसकी अध्यक्षता जो जिला के मजिस्ट्रेट है, जो कलेक्टर है वो करेंगे। ठीक है, ये इसमें जिला परिषद के केस में उन्होंने रिकमेंडेशन किया। ठीक है, बलवंत राय मेहता ने जिला स्तरीय योजना निर्माण, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग का निर्माण तथा शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर बल दिया उन्होंने। शक्तियों को बांटो, आप सारे के सारी शक्तियां
जिला परिषद के पास ही नहीं आए, कुछ शक्तियां पंचायत समिति के पास भी हो, कुछ ग्राम पंचायत के पास भी हो, इस पर भी उन्होंने बल दिया। ये आ सकता है आपके एग्जाम में, प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। ठीक है, मेंस में आएगा 5 नंबर का, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ लिखनी है। प्रीलिम्स में आएगा, ये सारी चीज़ें मतलब ऑप्शन में दे रखी होगी, और ये सारी चीज़ें शायद आपके नोट्स में नहीं होगी, तो आप देख लीजिए कि ये लैंग्वेज वहाँ लिखी रहेगी ऑप्शन के अंदर। ठीक है, ये सारे ऑथेंटिक सोर्स से लिए गए, मैंने अपने मन से नहीं लिखा है कुछ भी। राष्ट्रीय विकास परिषद 1958 मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा स्वीकृत किया गया था। ये वाली जो रिकमेंडेशन थी वो। एनडीसी एक गैर संवैधानिक निकाय है। नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल है वो एक गैर संवैधानिक, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये 1958 में बनी थी बलवंत राय मेहता के रिकमेंडेशन पे। ये याद रखना, मैं यहाँ पे ये समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे ये लाइन लिखने का मतलब ये है कि एनडीसी जो है, जो 1958 में बनी थी, वो बलवंत राय मेहता के रिकमेंडेशन पे बनी थी, जो कि एक गैर संवैधानिक निकाय है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, हम अब आते हैं 1977, 20 साल बाद अशोक मेहता की समिति बनी। उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी? द्विस्तरीय प्रणाली बोली इन्होंने, 2 स्तर होने चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए। जिला परिषद और मंडल पंचायत, इन्होंने ये 2 कही थी। विकेंद्रीकरण का प्रमुख आधार जिला होना चाहिए। पंचायत चुनावों में राजनीतिक दलों की भागीदारी हो सकती है। इन्होंने कहा था अशोक मेहता ने कि पंचायत के जो इलेक्शन होंगे उसमें भी राजनीतिक दल अपने कैंडिडेट खड़े कर सकते हैं। अनिवार्य कराधान शक्तियाँ कि आपको टैक्स, ये मतलब पंचायत को कुछ शक्तियाँ दे कि वो ये टैक्स को कलेक्ट कर पाए, वो शक्तियाँ दे उनको। सामाजिक लेखा परीक्षा, सोशल ऑडिट, राज्य का सीमित हस्तक्षेप, इन तीनों चीज़ों पे मतलब रिकमेंडेशन दी इन्होंने कि ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। एक तो कर लेने की जो शक्तियाँ है वो देनी चाहिए पंचायतों को, मतलब पीआरआईज को टैक्स वसूल करने की। दूसरी जो इन्होंने कहा कि उनका सोशल ऑडिट भी होना चाहिए, चाहे पंचायत के अकाउंट का हो चाहे जिला परिषद दी। तो इतना तो इन्होंने बोला नहीं, इन्होंने तो खाली 2 ही प्रणाली दी थी, इन दोनों का सोशल ऑडिट भी होना चाहिए। तीसरा, राज्य का हस्तक्षेप से बहुत कम होना चाहिए उसमें। ठीक है, अब अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का सुझाव दिया। सबसे पहली बार संवैधानिक पीआरआईज को संवैधानिक दर्जा देने की सबसे पहले बात की गई थी अशोक मेहता के द्वारा, अशोक मेहता समिति के द्वारा। उन्होंने ये भी कहा था कि अनुसूचित जाति और जनजातियों को इसमें आरक्षण भी देना चाहिए पीआरआईज के अंदर। अभी भी है आरक्षण, ठीक है, तो वो देना चाहिए, ये सबसे पहले इन्होंने कहा था। हनुमंता राव समिति 1984 के अंदर आई थी। इसमें उन्होंने क्या कहा कि जिला कलेक्टर अथवा किसी मंत्री के अधीन जिला कलेक्टर अथवा किसी मंत्री के अधीन पृथक जिला आयोजन निकायों की अनुशंसा की इन्होंने। एक अलग से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग जो बॉडी है वो बनाने चाहिए किसी मंत्री या फिर जिला कलेक्टर के अधीन में। ठीक है, नेक्स्ट जीवीके राव समिति, ये आपका समझ में आ गया। हनुमंता राव समिति 1984, इसमें क्या कहा इन्होंने कि जिला कलेक्टर या फिर किसी मंत्री के अधीन एक अलग से जिला योजना निकायों की अनुशंसा की इन्होंने। ठीक है, 1984 में। ये एक तरह से ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड ही हुआ। ठीक है, ये जो अनुशंसा थी वो हनुमंता राव समिति ने की थी 1984 में। अब जीवीके राव समिति 1985, इन्होंने चतुस्तरीय संरचना का सुझाव दिया। इन्होंने क्या करा कि ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, उसके अंदर राज्य परिषद भी हो। ये चतुस्तरीय जो प्रणाली है वो इन्होंने रिकमेंड की। इन्होंने ये भी कहा कि ग्रामीण विकास के लिए जिला परिषद को प्रमुख संस्था बनाना है, जिला परिषद को प्रमुख संस्था बनाना है, वो हेड हो गई ना विकास के लिए। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? इस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो एक्ट है वो क्यों पास किया गया? हमने स्टार्ट में पढ़ लिया था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना है, ग्रामीण का जो अपना विकास के कार्य है, जो ग्रामीण स्तर पे, जो अपने ग्राउंड लेवल पे, वहाँ पे भी विकास के काम करना है। क्योंकि भारत बहुत पिछड़ा हुआ था, ग्रामीण भारत और शहर का भारत दोनों में बहुत अंतर था, अभी भी बहुत अंतर है। तो उसके लिए ये चीज़ लाई गई थी कि अपने ग्रामीण
जो मतलब इलाके हैं मतलब उसका भी विकास हो पाए। ठीक है, मेन चीज उसका ये था। और वो कैसे होगा? जब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होगा, जब शक्तियां बांटी जाएगी गांवों के साथ भी, तब। ठीक है, तो पंचायतों को योजना निर्माण, क्रियान्वयन और अनुश्रवण में भागीदारी दी जाए। इन्होंने ये भी कहा था कि मतलब पंचायतों को उस गांव से रिलेटेड योजना के निर्माण में भागीदारी दी जाए, उसका क्रियान्वयन कैसे होगा उस योजना का, उसमें भागीदारी दी जाए, और अनुश्रवण में भागीदारी दी जाए। इस वर्ड का मतलब मुझे नहीं पता है क्या होता है, ये हिंदी में जो वर्ड है इसका मुझे मतलब नहीं पता है। जिला विकास आयुक्त के पद का सुझाव, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट और कमिश्नर की पोस्ट का भी सुझाव दिया कि ये एक होना चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मतलब कमिश्नर होना चाहिए, डेवलपमेंट कमिश्नर, जो जिले के मतलब विकास की देख रेख करे, उसके अधीन सारे काम, सारी योजनाएं, सारी चीजें लागू हो। ठीक है, उसकी देख रेख में कलेक्टर को के विनियामक जो मतलब रेगुलेटरी जो उसके फंक्शंस है, सारे जो डिपार्टमेंट है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो कलेक्टर के अधीन आते हैं। सबकी देख रेख मतलब विनियामक जो नियंत्रण है वो उसका उनको करना होता है। एवं विकासात्मक कार्य, जो डेवलपमेंट के काम है उसके, जो नियामक के कार्य वो तो है ही है, और जो उसके डेवलपमेंट के कार्य हैं जिसके लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 लाया गया था, वो जो कार्य है, एक तो नियामक कार्य कलेक्टर के, एक अपने ये अपना विकासात्मक कार्य, इन दोनों को पृथक किया जाना चाहिए। दोनों अलग अलग करो इसके काम, सारे काम एक ही साथ अगर आप दे दोगे उसको तो वो नहीं कर पाएगा, अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो अलग अलग करो ये काम। नौकरशाही के कारण मतलब ब्यूरोक्रेसी की ज़्यादा हस्तक्षेप के कारण, या फिर आप कह सकते हैं करप्शन भी हो सकता है उसके कारण, लाल फीताशाही वगैरह है ना, के कारण पीआरआई जो है, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जड़ों के बिना घास के समान बनती जा रही है। दिख रहा है सब कुछ घास है, लेकिन अंदर जड़ें उसकी है ही नहीं। ठीक है, ये चीज है, ये स्टेटमेंट इनका था, एग्जाम में आ सकता है। जड़ों के बिना घास, ये पीआरएस के बारे में स्टेटमेंट किसने दिया था? तो वो जीवीके राव जो है उन्होंने दिया था। एलएम सिंघवी समिति, ये नाम आपको बहुत बार सुनाई देगा बाद में। लक्ष्मीमल सिंघवी 1986 पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता देने की अनुशंसा इन्होंने भी की। ठीक है, न्याय पंचायतों का सुझाव भी दिया इन्होंने, न्याय पंचायतें भी बनानी चाहिए आपको। तो विवाद निपटान के लिए न्यायाधिकरणों का प्रस्ताव भी इन्होंने कहा। मतलब कुल मिला के अगर न्याय पंचायत की कई बात पूछी जाए आपको प्रीलिम्स के अंदर, एलएम सिंघवी नाम याद आना चाहिए आपको। अधिक वित्तीय स्वायत्तता, राज्य वित्त आयोग तथा प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश भी एलएम सिंघवी ने करी। इन्होंने वर्ड क्या इस्तेमाल किया था उसके लिए? अधिक वित्तीय स्वायत्तता, मतलब वित्तीय स्वायत्तता का फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ये किसके द्वारा होगी? जब स्टेट के अंदर भी कोई फाइनेंस कमीशन होगा जो ये रिकमेंड करेगा कि इतना पैसा पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को मिलना चाहिए, स्टेट की जो इनकम है उसमें से। ठीक है, और प्रत्येक निर्वाचन मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे होगी? जब लोग वोट करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिएगा? राज्य चुनाव आयोग भी चाहिएगा। तो ये राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग की सिफारिश भी एलएम सिंघवी ने करी थी पहली बार। पंचायती चुनावों में राजनीतिक दलों को भाग नहीं लेना चाहिए, ये बात इन्होंने कही एलएम सिंघवी ने कि राजनीतिक दल पंचायती चुनावों में भाग डाले और नहीं लेते। अभी पंचायती राज चुनावों में मतलब पंचायतों में कोई पार्टी नहीं होती। ठीक है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए भी आरक्षण की बात इन्होंने कही पीआरआई के अंदर। ठीक है, एलएम सिंघवी ने, बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है ये। ठीक है, तुंगन कमेटी, त्रिस्तरीय प्रणाली सेम, जिला योजना का नेतृत्व जिला परिषद द्वारा, ये भी पहले भी कहा जा चुका था, तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कलेक्टर। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में ये कलेक्टर काम करेंगे, और जो जिला की मतलब योजना बनाई जाएगी वो जिला परिषद के देखरेख में बनाई जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षण, निश्चित 5 वर्षीय कार्यक्रम,
मतलब कार्यकाल पंचायत का, इसकी बात सबसे पहले टंडन कमेटी ने कर दी 1988 में, ठीक है। और आरक्षण की बात इन्होंने भी करी। राज्य वित्त आयोग और राज्य योजना समिति का सुझाव इन्होंने दिया, ठीक है। गाडगिल समिति, पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही, बहुत सारे लोगों ने कही पहले भी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सभी 3 स्तरीय पर प्रत्यक्ष निर्वाचन, इन्होंने कहा सारे के सारे तीनों स्तर पर डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, गाडगिल समिति ने ये कहा था, क्योंकि अभी ऐसा होता नहीं है। 5 वर्षीय कार्यकाल होना चाहिए, ये इन्होंने भी कहा था, इन्होंने भी कहा है। कर लगाने तथा संग्रह करने की शक्ति होनी चाहिए पंचायतों के पास, ये गाडगिल समिति ने कहा है। राज्य वित्त आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा इन्होंने भी की, ठीक है। अब इसके आधार पे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का आधार यह है गाडगिल समिति। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा, सब लोगों ने बहुत सारी बातें की है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आधार अगर माना जाएगा तो ये सबसे लास्ट की थी 1988। 1992 में तो बन चुका था एक्ट 1992 में, तो ये इसको हम मानेंगे कि ये आधार था उस 1992 के एक्ट का, ठीक है। कुछ राजस्थान में भी समितियां बनी है, वो हम इंडिया की भारत के लेवल पे जो 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 समितियां बनी थी पीआरआईज को मजबूत करने के लिए, उसके लिए वो समिति बनी थी। अब राजस्थान में भी कुछ समितियां बनी हैं, पंचायती राज ढांचे को आकार देने वाली राजस्थान राज्य विशिष्ट समितियां, कौन सी समिति बनी है, ईयर याद रखना है, समिति याद रखनी है। और कुछ जो चीज़ें उन्होंने रिकमेंड करी थी वो भी मैंने यहाँ लिखी है, एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछा जाए। 63 और 64 पहली हरिश्चंद्र माथुर कमेटी, हरिश्चंद्र माथुर कमेटी 1963 में बन गई थी ये, ठीक है। ये राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग भी है। हरिश्चंद्र माथुर जो 1963 में गठित हुआ था। 1964 के अंदर सादी गली कमेटी, ठीक है। 1973 इसके अंदर गिरधारी लाल व्यास कमेटी, जीएल व्यास कमेटी। इन्होंने सबसे पहले क्या कहा था, इनके रिकमेंडेशन पे ग्रामीण विकास अधिकारी वीडीओ विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के पद की शुरुआत की गई थी गिरधारी लाल व्यास की समिति के आधार पर 1973 में जो बनी थी, उस समिति के आधार पर, उस समिति के अनुशंसा के आधार पर ना, रिकमेंडेशन के आधार पर। 1990 में हरलाल सिंह खल्ला कमेटी बनी थी। 1996 के अंदर वापस और बनी अरुण कुमार कमेटी। 1999 में शिवचंद्र माथुर कमेटी, ये भी राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग के चेयरमैन हैं। 1999 में हुआ था शिवचंद्र माथुर, ठीक है। नेक्स्ट 2009 में गुलाब चंद कटारिया समिति बनी थी 2009 के अंदर, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं पीआरआईज को 5 अतिरिक्त विषय हस्तांतरित करने की अनुशंसा की गई थी। टोटल 28 सब्जेक्ट थे और राजस्थान के अंदर अभी भी सिर्फ 25 सब्जेक्ट ही आवंटित किए गए। इन्होंने 2009 में जब इनकी समिति बनी थी तो इन्होंने कहा था 5 सब्जेक्ट और दीजिए आप, उसके बाद में 25 हुए वो, ठीक है। जिसके बाद सरकार द्वारा 2010 में लागू कर दिया गया। 5 वो जो विषय थे वो कौन से थे, कृषि, प्राथमिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय, चिकित्सा और स्वास्थ्य, ये 5 सब्जेक्ट और पीआरआईज को दे दिए जाए। इनसे संबंधित भी पीआरआईज में कुछ शक्तियाँ दी जाए, कुछ अधिकार दिए जाए, ठीक है। ये उन्होंने रिकमेंड किया था गुलाब चंद कटारिया कमेटी 2010 में, 2009 में। 2010 में एक कमेटी बनी बीएस व्यास कमेटी। इन्होंने कहा कि ग्राम सचिवालय की स्थापना होनी चाहिए, इन्होंने ये कहा था बीएस व्यास समिति ने। एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके अंदर क्या क्या आर्टिकल्स हैं, किस आर्टिकल में क्या क्या दिया हुआ है, हम ये चीज़ पढ़ेंगे अभी। तो अभी टाइम क्या हुआ पहले वो देख लेते हैं अपन। 1 घंटा 3 मिनट हुआ है, तो अपन एक काम करेंगे, अब इसको हम कल करेंगे 73rd को। इसके बाद क्या है इसके अंदर, एक तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है पूरा, वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। 243A से लेके 243O तक, आपको जैसे मैंने कहा था ये O तक है। इसके बाद में जो सब्जेक्ट दे रखे वो है, फिर पैसा के बारे में बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा प्रीलिम्स में, और हमारी कोशिश रही है कि इस फाइल से वो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, इस पीडीएफ से। कुछ भी इसमें कुछ भी छूटा नहीं है। आप
देख सकते हैं कहीं और भी, इसमें कुछ भी नहीं छूटा है और इसमें सब कुछ वो दे रखा है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके। PRI कल तक पूरा होगा अपना, ठीक है। फिर अपन शहरी निकाय, शहरी स्थानीय शासन पढ़ेंगे। तो PRI अपन कल पढ़ेंगे, है ना। PRI अपन जो है कल अपन इसको ख़त्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और नेक्स्ट क्लास के अंदर ख़त्म करने के बाद फिर अपन इसके बाद में वो अब संवैधानिक आयोग है वही बचेंगे। और संवैधानिक आयोग अगर एक बार हो जाएंगे तो फिर ये पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी। लगभग 3-4 क्लासेस और है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। खुद को भी धन्यवाद दीजिएगा। और अब प्रीलिम्स की वैकेंसी ज़्यादा दूर नहीं है, 1 महीने के अंदर अंदर प्रीलिम्स की वैकेंसी आ सकती है। आज मैं जब ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो डेट 9 है, 9 मई है आज की डेट। तो 15 जून से के आसपास तक वैकेंसी आ सकती है, जैसा मुझे लगता है, जैसा कुछ हमारे सोर्सेज है उन्होंने बताया है। उसके अकॉर्डिंग फिर अक्टूबर एंड या नवंबर स्टार्ट में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी हो सकता है। फिर मेंस का एग्ज़ाम अप्रैल से जून में के बीच कभी भी हो सकता है 2027 में। तो अभी 1 महीना का टाइम है। 1 महीने में हम लोग अभी 2-4 दिन के बाद 2-2 क्लासेस अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। जब पॉलिटी क्लास ख़त्म हो जाएगी तब 2-2 क्लास सब्जेक्ट वाइज हम 2-2 क्लास अपलोड करेंगे, ताकि 1 महीने के अंदर जब तक प्रीलिम्स की वैकेंसी आ रही है तब तक आपका पूरा सिलेबस हो जाए। और फिर टेस्ट तो साथ में चलेगा ही चलेगा, जैसे कोई सब्जेक्ट पूरा होता है तब, ठीक है। उसके बाद हम प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे नॉमिनल कॉस्ट पे। अभी मैं कॉस्ट तो बता नहीं सकता, लेकिन नॉमिनल होगी, मतलब मार्केट की आधी से भी कम होगी। कि हमें कमाना नहीं है, हमें सिर्फ आपकी तैयारी अच्छी करनी है। हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग प्रीलिम्स को पास करें। बहुत सारे लोग तो कर कैसे सकते हैं, क्योंकि उनकी भी एक लिमिट है कि उन्हें 20 गुना ही पास करने होते हैं, वैकेंसी के 20 गुना। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी क्वालिटी आएगी अगर उसमें, तो कट ऑफ भी बढ़ेगी। और कट ऑफ बढ़ाना ही हमारा एम है। रिसर्च कंटेंट के बेस पे अच्छी मेहनत करके, आप भी मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे, और ये कट ऑफ जो 208 जाती है, जो कि अच्छी नहीं है, किसी भी तरह से अच्छी नहीं है ना, उसको हम बढ़ाएंगे। ये हमारी इसी कोशिश के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल आपसे वापस मिलूँगा, और कल अपन ये पंचायती राज का जो सिस्टम है पूरा, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो आया था, उसमें क्या क्या लिखा गया था, आर्टिकल 243A से लेकर 243O तक क्या क्या लिखा गया है, उसमें क्या क्या प्रावधान है उसके, वो हम पढ़ेंगे। फिर इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें अपन कल हम डिस्कस करेंगे। फिर शहरी स्थानीय निकाय के बारे में हम, जो ULBs है, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, वो हम पढ़ेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमीशंस हैं, या फिर अपने स्टेचुटरी जो कमीशंस है, संवैधानिक आयोग है, विधानिक आयोग है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सॉरी, नेक्स्ट क्लास में नहीं, उसके बाद में। तो लगभग 3 से 4 क्लासेस में अपन इंडियन पॉलिटी पूरी कर देंगे। और मैं वापस कह देता हूँ कि आप ये एग्ज़ाम के टाइम में भी रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से। 25 घंटे के अंदर अगर इंडियन पॉलिटी ख़त्म हो रही है तो ये आपके लिए बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि हमने जब तैयारी स्टार्ट करी थी तो हमें नहीं मिला था ये चीज़। हमने इंडियन पॉलिटी कम से कम 250-300 घंटे की क्लासेस देखी थी। टाइम कितना लगा होगा उसमें, जबकि इससे भी कम इन्फॉर्मेशन थी उसमें। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हर चीज़ को यहाँ पे आपको, हर चीज़ को लाइन को मतलब मैंने यहाँ दोहराया है, समझाया है। तो हर चीज़ क्लियर हुई होगी आपकी। अगर समझ में नहीं आ रहा है कहीं पे भी कोई भी चीज़, तो नंबर तो आपको दे ही रखे, ये नंबर है यहाँ पे। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं कभी भी, सॉरी मतलब मैसेज कर सकते हैं आप कभी भी। इस नंबर पे अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको जल्दी से रिप्लाई भी मिल जाएगा। जहाँ पर भी, जिस भी चैप्टर में, जिस भी टॉपिक में आपको समस्या आ रही है, इवन जिस भी सब्जेक्ट में आ रही है, RS के प्रिपरेशन को लेके अगर कोई समस्या आ रही है कहीं पे भी, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। एक और सूचना देना चाह रहा हूँ, हमारी ये भी RS मेंस 2024 मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। 2 सब्जेक्ट हम लोगों ने ख़त्म कर दिए हैं आंसर राइटिंग से। उनके सोर्सेज भी ढूंढे हमने, उससे जो रिलेवेंट कंटेंट है वो भी हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया वहाँ से, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत अच्छा लिख रहे हैं सारे कैंडिडेट्स जो उस ग्रुप में हैं हमारे पास। तो इस बार मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा तो प्लान था 60 to 80 मार्क्स को आगे बढ़ाना, लेकिन अगर यही सब कंटिन्यू रहा एग्ज़ाम तक, मेंस तक, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है कट ऑफ।
डायरेक्ट अटैक हो रहा है सबके द्वारा, मेरे अकेले के द्वारा नहीं, उन सारे कैंडिडेट्स के द्वारा जो हमसे जुड़े हुए, वो डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं ऑथेंटिक सोर्सेज पे। हम जो क्वेश्चन इनको दे रहे हैं आंसर राइटिंग के अंदर, जो आरपीएससी के पैटर्न पे और डिफिकल्टी लेवल पे और ऑथेंटिक सोर्सेज से लिए गए, उन क्वेश्चंस के अलावा वो भी अपने अपने डायमेंशन एक्सप्लोर कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 60 से 80 जो मैंने बताई थी कट ऑफ मेंस के ऊपर जाएगी, वो और ज़्यादा ऊपर जा सकती हैं। तो मेहनत कीजिए, ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़िए, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़िए, आप आंखें खुली रखिए, बस खुद की तैयारी खुद को आपको मैनेज करनी है। तो ऑथेंटिक सोर्सेज के पास भी आप जाइएगा और वहाँ से भी कुछ नए नए एंगल्स आपको मिलेंगे, कंटेंट मिलेगा। अगर आप पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑथेंटिक सोर्सेज की वैल्यू कितनी है आरपीएससी के मेंस के अंदर भी। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि अच्छा कर पाओ, और हमारी अगर ज़रूरत पड़े तो हमें आप याद कर सकते हो। किसी भी वक्त किसी भी जगह आप स्टक हो रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट में स्टक हो रहे हो, इस नंबर पे आप हमें याद कर सकते हो, आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सीखने की प्रवृत्ति से आओगे तो, नज़र रखने की प्रवृत्ति से आओगे, पता चल जाता है मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।